प्रणाम करती हूँ महाकाल और हरसिद्धि की नगरी उज्जैन को, उज्जैन वासियों को, सारे देवियों सज्जनों, विद्यार्थी गण, गुरुगण सभी को सादर प्रणाम। मुझे अपार हर्ष है कि जब पहली बार कालिदास महोत्सव का आयोजन हुआ था और उपकुलपति प्रख्यात कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन थे, तब वहीं पे भेंट हुई थी मेरे नृत्य कार्यक्रम के बाद, और उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता भी तुरंत लिख दी थी। उज्जैन का महत्व इसलिए भी है कि महाकाल के साथ यदि शक्ति स्वरूपा हरसिद्धि माता का पूजन अर्चन दर्शन ना हो तो अधूरी रहती है यात्रा। ठीक उसी प्रकार जैसे वाराणसी स्थित विश्वनाथ की यात्रा अधूरी रहती है देवी अन्नपूर्णा के दर्शन के बिना। तो इसीलिए शुरू से ही जेंडर इक्वालिटी तो हमारे यहाँ रही है। हमें समयानुसार, परिस्थितियों के अनुसार, इतिहास के बदलते क्रम के अनुसार नई नई विचारधाराओं को छेदते हुए इन धाराओं को सुरक्षित रखना है, समझना है। तो आज का विषय जो उठाया है अंग्रेजी में तो है बोलना हिंदी में है। जेंडर इक्विटी, फ्रॉम जेंडर इक्विटी टू जेंडर इक्वालिटी। बहुत ही पेचीदा ये है विषय और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं कुछ और बातें साझा करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ चाहे वो आदि शंकराचार्य हों जिनके अर्धनारीश्वर स्तोत्रम में नमः शिवाय च नमः शिवाय प्रत्येक श्लोक का जो ध्रुव पद है वहां पहले शिवा शक्ति देवी को वंदन करते हैं और उसके बाद शिव को वंदन करते हैं। ये आदि शंकराचार्य हो या उनके पहले के आदि काल के ऋषि मुनि हो, सभी को ये ज्ञात था। चलिए, ये हमारे कुछ जो मंत्र हैं जो आज भी बहुत लागू होते हैं, आज भी उतनी ही शक्ति उसमें उनमें है जिनसे हम सब नवपल्लवित होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। एक ये भी है दुर्गा सप्तशती, या देवी सर्वभूतेषु, कितने रूपेण संस्थिता लिखा हुआ है। निद्रा रूपेण संस्थिता, तंद्रा रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण संस्थिता, तृप्ति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता। मैंने वहां से 5 चुने। मैं कहती हूं या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जीवन में जीवन जीने के लिए, कुछ भी करने के लिए विद्या, बुद्धि, शक्ति और उसके सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। विद्या और बुद्धि में फर्क है, आप सब समझते हैं। आप सब ज्ञानी लोग हैं, उज्जैन में बैठे हैं, तो मैं ज्यादा क्या कहूं। बुद्धि का अपना दायरा है, विद्या का अपना दायरा है। वो है ना, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों के लिए कोई देश काल आयु की सीमा नहीं है, क्योंकि विद्या एक ऐसी भेंट है कि जो छोटा बड़ा स्त्री पुरुष सब उसका लाभ ले सकते हैं। विद्या की गंगा में स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। तो इसीलिए बुद्धि और विद्या में बहुत फर्क मैं मानती हूँ। और एक श्लोक, सुभाषित जो आपके सामने बोलना चाहूंगी, कदाचित बहुतों को कंठस्थ होगा। यू विल रिमेम्बर, क्या कहते हैं? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। कोई चोर आपकी विद्या को चुरा नहीं सकता। आजकल तो शायद चुरा सकते हैं कि आपने गलती से वाटर मार्क, ट्रेड मार्क के बिना यदि डाल दिया यूट्यूब में अथवा सोशल मीडिया में, तो वो उड़ता उड़ता कहाँ किस रूप में जाएगा और कितने लोग उसकी ऑथरशिप प्रूव करेंगे। लेकिन एक मैं नॉर्मल संयोगों की बात करती हूँ कि कोई आपकी विद्या चुरा नहीं सकता। कोई राजा या कोई सरकार उस पर टैक्स नहीं मांग सकती। न राजहार्यम न च न च न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम। कोई भी भाई चचेरा सगा, उसमें कोई लड़ाई नहीं हो सकती कि ये मेरा हिस्सा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे आधी मिलनी चाहिए। कोई झगड़ा नहीं, आपकी विद्या आपकी है। और वये कृते वर्धते एव नित्यम। हमेशा उम्र के साथ विद्या भी बढ़ती है। उम्र के साथ शायद ऊर्जा कम होती है, सौंदर्य कम होता है, शायद स्वास्थ्य भी थोड़ा डगमगाने लगता है, लेकिन विद्या बढ़ती है, वो एक ही है। वये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसीलिए मैंने या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, और उसमें भी वो महाविद्या है, 10 महाविद्याएं हैं। खैर, उन महाविद्याओं में जो असली बात है वो तो बहुत ही गुप्त है, रहस्यमयी है बातें। लेकिन ये अवश्य मैं कहना चाहूंगी कि ललिता सहस्त्र नाम में यदि कहा जाता है, ये आता है कि असुरों के साथ युद्ध करते वक्त देवी ने क्या किया? करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति ही। तो मैं वहीं से आगे चलना चाहूंगी कि एक ऋग्वेद के शायद 10वें मंडल में बहुत सुंदर उदाहरण है। किसका? सारे ऋग्वेद के ऋषि, काफी का नाम आज आपको भी पता है, मुझे कुछ नाम पता है, लेकिन जिनको ऋषि का कहा गया, क्यों कहा गया मैं नहीं जानती। उनके नाम बहुत कम चलते हैं, प्रचलन में नहीं है। क्यों नहीं है ये भी सोचना पड़ेगा। जेंडर इक्विटी टू इक्वालिटी एटसेट्रा एटसेट्रा मेरी हर एक बात में प्रकट होता जाएगा। आई नीड नॉट रिपीट इट। पहली बात,
मेरा मतभेद वहां है कि ऋषि है तो ऋषि है, उसमें डिम्यूनिटिव छोटा करने के लिए का क्यों जोड़ा गया? अंबा है तो अंबिका, देवी है तो देविका, कुमारी है तो कुमारी का, छोटी उम्र की। लेकिन ऋषि का यानी पुरुष ऋषियों से कुछ कम। आप भी सोचिएगा कि हमारे शब्दावलियों में, शब्द प्रयोगों में आज भी कितनी जेंडर इनइक्वालिटी है। तो आप जैसे जैसे अपना अभ्यास बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको शायद याद रहे, तो देखिएगा कि इसको तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। ऋग्वेद की एक ऋषि, एक तो लोपामुद्रा का नाम प्रख्यात है, अगस्त्य ऋषि की पत्नी स्वयं ऋषि। मैं जिनकी बात कर रही हूं और जिनका नाम ही है वाच, जम्भृण्य ऋषि की पुत्री वाच, कभी वाक भी कहते हैं, स्वयं ब्रह्मज्ञानी। अब जब ब्रह्मज्ञानी है तो उनके मुख से जो निकलता है वो अद्भुत ही होता है। वो क्या कहती हैं? अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम ताम्मा देवा व्यदधु पुरुत्रा। I am the all-knowing Chikitushi. I am the giver of all prosperities. Aham Rashtriya. I am the effulgent one. Sangamani Vasunam. Chikitushi. Prathama Yajñanam. I am to be worshipped first among all equals. क्या बात है? फिर आगे कहती है, अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद विशेष शर्वे हंतवाऊ। अहम जनाय समदम कृणोम्यहम द्यावा पृथिवी आविवेश। My stretch is between पृथ्वी and द्यौ, आकाश, स्पेस। मैं पूरे अंतरिक्ष में छाई हुई हूं, मैं वो हूं। तो ऐसी अद्भुत ऋचाओं के जो दृष्टा थे उसमें बहुत स्त्रियां थी। लेकिन आज आपको मैं ये एक छोटा होमवर्क देना चाहूंगी कि शायद 27 के नाम तो कहीं कहीं से निकाले गए हैं, लेकिन उनका टाइटल दिया गया है ऋषिकाज ऑफ ऋग्वेद या ऋषिकाज ऑफ द वेद। लेकिन ये मुझे मान्य नहीं है, याद रखिएगा। आगे चलती हूं कि ऐसे बहुत सारी डिटेल्स निकल आती हैं जो पॉइंट्स आपके एनलाइटनमेंट के बनते हैं, जिन पे सोचने से जैसे कि दिमाग में प्रकाश, जैसे ट्यूबलाइट जल गई, कभी कभी बिजली भी कड़कती है दिमाग में। ऐसी ऐसी बातें हैं। कुछ बातें मैंने अंग्रेजी में लिखा है कि कुछ बातें, काफी सारी बातें ऐसी इतिहास से अदृश्य है। कभी कभी मैंने हंस के कहा भी है, अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, और इसको यदि 2 शब्दों में बांटा जाए तो क्या होता है? हिज स्टोरी, उसकी, पुरुष की कहानी। स्त्री की कहानी कहाँ है? वेयर इज हर स्टोरी? तो इसीलिए पुरुषों ने इतिहास लिखा है और उसमें से काफी सिग्निफिकेंट बातें स्त्रियों की गायब है। अब समय आ गया है पुनः उस पर विचार करने का, पुनः स्थापन करने का।
सो जब मैंने लिखा कि स्त्रियां कार्यरत थी किसमें, when women were too busy with business of living and giving. Living and giving. When women were too busy sharing and caring to bother about his story, my story, your story. Maybe they trusted the man too much. जो भी हो, अंग्रेजी शब्द भ्रम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग इतिहास, भूगोल, विचार से उत्पन्न है। हमारे देश की परिस्थितियां, संयोग, इतिहास, भूगोल, सामाजिक परंपराएं, नीति नियम उनसे अलग है। लेकिन आज शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो उसी पे बात करते हैं। मैं कोशिश करती हूं। आज का विषय फ्रॉम जेंडर इक्विटी टू जेंडर इक्वालिटी, अर्थात अभी भी यही एक बड़ा प्रश्न होके खड़ा है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। कभी हुआ होगा, कभी न कभी हुआ होगा, किसी एक कालखंड में, किसी एक भारत के भूभाग में। प्रश्न ये है, या मेरा कहना ये है कि ये तो सृष्टि की शुरुआत से ही गड़बड़ शुरू हो गई। सृष्टि के प्रारंभ से ही ये गड़बड़ है। क्या प्रकृति ने सृष्टि क्रम को आगे चलाने का काम स्त्री को सौंप दिया। जन्म देने का अनोखा कार्य स्त्री के जिम्मे आ गया, जो उसकी कुछ विशेष मर्यादाएं भी आई साथ में। इसके कुछ नियम, विधि विधान आए और बस यहीं से कहानी शुरू हो गई। मैं बड़ा, मैं बलवान, आई एम द प्रोवाइडर, मैं सब कुछ, ऐसा विचार पुरुष का आया। स्त्री इज बिजी, सृष्टि क्रम को आगे चला रही है। केयरिंग, शेयरिंग, लविंग, लिविंग, गिविंग, गिविंग बर्थ। चलिए विचार करते हैं कि यदि यहां भी समान अधिकार मिलता तो क्या होता। जेंडर इक्वालिटी की हम बात करें, इक्विटी की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन्स इक्वालिटी एंड इक्विटी, जेंडर। तो मेरा एक सिंपल प्रश्न है कि यदि ये अधिकार पुरुष को भी होता, स्त्री के समान जन्म देने का, तो क्या होता। सोचिए। आज परिणाम, परिस्थिति कुछ और होती। Now, whatever in these circumstances they dictate, ऐसे जो परिस्थितियां ऐसी जो खड़ी हुई इतिहास में, उससे सिस्टम्स, विचारधाराएं, लॉज, ये सारे आए। तो दिस डायलॉग एंड डिबेट कितनी पुरानी है। ये चर्चाएं निरंतर चलती आ रही हैं, चाहे वो याज्ञवल्क्य और गार्गी की हो, चाहे वो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में भारती स्वयं की हो। ये चलती आ रही है। कौन बड़ा, जन्म देने वाली या जिसको जन्म दिया है। तो मैंने थोड़ा अध्ययन किया, क्योंकि ये
अंग्रेजी शब्द जो है, मैं तो गुजराती हूँ जन्म से, और गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ी लिखी, गुजराती, हिंदी, संस्कृत। अंग्रेजी बहुत बाद में आया। जर्मन पढ़ा और 8-9 भाषाएं आज बोल लेती हूँ। लेकिन अंग्रेजी तो अंग्रेजी, चलो दुनिया भर की, विश्व भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भाषण दिए हैं, मास्टर क्लासेस दिए हैं, वर्कशॉप्स दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा इक्वालिटी और इक्विटी आज की तारीख में किस नजरिया से देखे जाते हैं, ऐसा थोड़ा मैंने सोचा कि आपसे मैं शेयर करूं। तो इक्वालिटी इज टिपिकली डिफाइंड as treating everyone the same and giving access to everyone to the same opportunities. समझ गए? सिंपल है। सारे लोगों को सारी सुविधाएं, सारे चीजें उपलब्ध हो समान रूप से, इसका हम कहते हैं इक्वालिटी, समानाधिकार। इक्विटी अलग है। It refers to proportional representation by race, class, color, gender, etc. in these same opportunities. और यहां आज का मुद्दा खड़ा होता है कि हम जेंडर इक्विटी टू जेंडर इक्वालिटी की जो यात्रा है उसकी बात चर्चा कर रहे हैं। While gender equality is simply focused on providing men and women with the same equal opportunities, for example, making it legal करना है for women to own land. आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में मुझे बताया गया कुछ महिलाओं के द्वारा जो इन क्षेत्रों में काम करती हैं, मात्र 10% महिलाएं एग्रीकल्चरल लैंड की ओनरशिप उनके पास है, मात्र 10%। जबकि पूरा जो प्रोसेस है, बुआई, खेती, धान की प्रत्येक हर एक क्रिया जब तक वो मार्केट में आता है, इक्वल या ज्यादा शेयर महिला का है। ट्रैक्टर्स ऐसे बने थे कि जो महिला ना चला सके, आज वो ट्रैक्टर्स की डिजाइन बदली जा रही है यहां तक। तो यही सोचा गया कि वो तो काम करे, ओनरशिप उसको नहीं मिले। तो आज की तारीख में इक्वल अपॉर्चुनिटीज में इक्वल शेयर एंड लैंड ओनरशिप कितनी आवश्यक है, जिसकी वजह से जो हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वो हो सकता है। एक उदाहरण है, ये छोटा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है वैसे। तो हाँ, या ये कि अटेंडिंग स्कूल, जैसे मैंने लैंड का उदाहरण दिया, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। आज आप कहेंगे हैं ऐसा कहाँ है, स्कूल में तो सब जाते हैं। लेकिन आपको पता है, शायद ना पता हो या पता हो थोड़ा सा, कि इवन इन रूरल एरियाज तो छोड़िए, कृषि प्रधान गांव क्षेत्र छोड़िए, अच्छे अच्छे कस्बों में भी शायद बच्चियों को, बालाओं को, बालिकाओं को पढ़ाया या तो नहीं जाता है। कई ऐसे हमारे समाज के तबके हैं, वर्ग हैं, जाति विशेष हैं, धर्म विशेष हैं, जहां पढ़ाया नहीं जाता है। और यदि पढ़ने भेजते हैं तो 4वीं 5वीं के बाद उठा लेते हैं। तो समान अधिकार
तब होगा कि जब गोइंग टू स्कूल और पूरी पढ़ाई उसके जिम्मे आए समान रूप से। हम तो ये मान के बैठे हैं कि बस लॉ बन गया तो हो गया, ना 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 ना। एनीवे, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये जो है कि जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी, तो मैंने कहा कि जैसे एग्रीकल्चरल लैंड, गोइंग टू स्कूल, the laws have to be implemented, the new laws have to be made, and the old laws have to be implemented very strictly. अब जेंडर इक्विटी की बात करती हूं। It works to correct the historical wrongs. बहुत मौके की बात है। It works to correct जो इतिहास में गलतियां हुई, जो इम्बैलेंसेस आए समय समय पे, चाहे आक्रांताओं की वजह से आए, चाहे बाहर के कुछ आए, अंदर से कुछ निकले, समय समय पे जो दूषण आए, the historical wrongs that have left women behind, like social restrictions on women. अब मैं कह रही हूं जैसे कि पहले होता था या आज भी कुछ क्षेत्रों में है कि जो विधवा हो गई उसकी शादी तो दूर दूर, चाहे राजा राम मोहन रॉय ने कहा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने स्वयं ज्वलंत उदाहरण दिया, ज्योतिबा फूले ने दिया, बहुत समाज सुधारकों ने दिया। आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां विधवा को न कोई अधिकार है। विधवा लहसुन प्याज मसाले वाला या आमिष यानी नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकती है। विधवा के सर मुंडे जाते हैं, सर ओढ़ के रहती है। शी हैज नो लीगल राइट्स। आज भी ये परिस्थितियां कई जगह मौजूद हैं। सो लेट अस नॉट, हम ऐसा सोच के बैठ जाएं कि 72 वर्षों में सब कुछ ठीक ठाक हो गया और सारे जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। नहीं, हमें जागरूक होना पड़ेगा और इनकी ठीक से कदर करके इनको लागू करने होंगे। तो सामाजिक सुधार की बहुत आवश्यकता है। मैंने विडो रीमैरिज और विडो राइट्स की बात की। अब मैं छोटी बात बताती हूँ कि मेरे बारे में कहा गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नाम नवरत्नों में लिया है स्वच्छ भारत अभियान के लिए। जब वो 15 अगस्त 2014 में लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये भाषण दिया और भाषण में बोले, ये पहले प्रधानमंत्री थे जो बोले, निर्भय होके बोले कि हमारी माँ बहन बेटियां प्रातः भोर सूर्योदय से पहले अंधेरे में उन्हें बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है या देर रात्रि को। ये कैसी बात है, ये कैसी निर्दयता है। और ये जो पूरा स्वच्छता अभियान शुरू हुआ उसमें बहुत अहम बात जोड़ी गई कि घर घर में शौचालय होना चाहिए। हमारी माँ बहन बेटियों को, पुत्रियों को, बालिकाओं को, स्त्रियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जहां वो तरह तरह के बलात्कारों की और भयंकर चीजों की शिकार बनती है, भयंकर गुनाहों की शिकार बनती है। बहुत बड़ी बात है, महान बात है, और आज तक इस देश में ये बात नहीं की गई। इक्वालिटी क्या होती है? आई एम सॉरी टू से, पुरुष कहीं भी खड़े होकर कुछ भी कर दे, कोई उसको कहने वाला, पूछने वाला नहीं है। स्त्री नहीं कर सकती। स्त्री जात, स्त्री का ये जो बायोलॉजिकल शरीर है प्रकृति ने बनाया है, स्त्री की मर्यादाएं हैं जिसका वो पालन करती है, उसकी वजह से उसको बहुत सहन करना पड़ता है। उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, प्रत्येक स्त्री जो खोलेगी खाता तो तरह तरह के छोटे बड़े कामों के लिए माइक्रो उसको ये मिलेंगी, रकमें मिलेंगी, डायरेक्टली उसके खाते में जाएगी, न उसके पति को जाएगी, न ससुर को जाएगी, न भाई को जाएगी, न पुत्र को जाएगी।
यहाँ पर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। वहां से तो इक्वालिटी धीरे 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 उठ के आ रही है, पुरुषों को भी समझना पड़ रहा है। खैर उसकी बात बाद में करूंगी। तो ये समान इक्विटी की जो बात है, अब जेंडर इक्विटी ऑल्सो मीन्स गिविंग वुमन द टूल्स टू सक्सीड। आप ऐसी सुविधाएं, ऐसी परंपराएं नियत कीजिए, कायम कीजिए। गिव हर द टूल्स, द मीन्स टू सक्सीड। ये नहीं होना चाहिए कि यहीं तक वो रहेगी, उसके बाद ग्लास सीलिंग है। पश्चिम में भी है, जिसका अंध अनुकरण बहुत हो रहा है तरह तरह के क्षेत्रों में। लेकिन ये बात कीजिए, ये बात सोचिए, वहां पर भी ग्लास सीलिंग है। हमारे यहाँ स्त्री तो प्रेसिडेंट भी बन चुकी और प्राइम मिनिस्टर भी बन चुकी। कौन से अमेरिका में आज तक कोई प्रेसिडेंट बनी? ना, और अभी चांसेस भी नहीं लगते हैं। लेकिन चलिए, हमारे यहाँ जेंडर इक्विटी ऑल्सो मीन्स गिविंग वुमेन द टूल्स टू सक्सीड, दैट इज programs that offer her the way। रास्ता खुला है, रास्ता खोलिए और उसको जाने की सुविधा दीजिए। उसको ऐसे प्रोग्राम और लॉ इम्प्लीमेंटेशन की बातें समझाइए। काफी स्त्रियों को तो पता नहीं है कि उनके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये भी एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आगे जल्दी से तेजी से बढ़नी चाहिए। फिर मैं ये कहती हूं, फोकस ऑन इक्विटी ब्रिजेस द गैप्स इन इक्वालिटी। ये दो शब्द आपने जो दिए हैं बहुत मौके के हैं, और मैं साधुवाद देती हूं जिन्होंने इस विषय को सोचा और मुझे ये मौका दिया है। तो फोकस ऑन इक्विटी ब्रिजेस द गैप in equality through laws and policies, gender-focused programs that do not just level the playing field। एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि इक्वालिटी हर एक चीज में आपको भी वही अनुकूलताएं दी जाएं, आपके लिए वही प्रोग्राम्स पॉलिसीज बने, वही लॉ इम्प्लीमेंट हो जो बाकी के लिए है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये कि कोई उबड़ खाबड़ नहीं, एक बराबर। वो यदि दिया जाता है और दिया जाना चाहिए, बट ऑल्सो वर्क टू चेंज द कल्चर टू बी मोर सपोर्टिव ऑफ वुमेन। ये सबसे बड़ी बात है। कल्चर का अर्थ यहाँ नाच गाना नहीं है, उससे नो। कल्चर का अर्थ अपन संस्कृति से जोड़ते हैं, परंपराओं से जोड़ते हैं, नीतिगत विधि विधान से जोड़ते हैं। बहुत बड़ा शब्द है। इन लोगों ने तो कल्चर कह दिया, एग्रीकल्चर भी है, सेरिकल्चर भी है। हमारे यहाँ कहती हैं संस्कृति, जो संस्कारों से बुनी गई है, उसकी जो बनावट है, बुनावट है, ताने बाने हैं, वो परंपरागत संस्कारों से, मूल्यों से, आदर्शों से। इनको हम ना समझी से यदि दूर कर देते हैं और हमारे चाल ढाल, विचार, आचार, वाणी, व्यवहार में इतना फर्क आ जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। फिर हम बात करते हैं इक्विटी टू इक्वालिटी। अच्छा है, चलिए मान लिया। तो चेंज द कल्चर का अर्थ मैं ये निकालती हूं कि चेंज द माइंडसेट, विचारों में परिवर्तन, जो सबसे मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। जिन्होंने कोई विचार ठान लिया, मन में ठान लिया तो ठान लिया, आप नाक रगड़ते रहो, आप बोलते रहो, आप बताते रहो, यहाँ नहीं जाएगा। ये खोसना पड़ रहा है मुझे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कान खुला, हृदय खुला,
आंख खुली और मन खुला। ये चार चीज आवश्यक है, हमारे चार अंग उपांग जो इनके द्वार खुले रहने चाहिए। और जब खुले रहते हैं तभी आप विचारों को ग्रहण कर सकते हो। कहा गया, आनो भद्राहा क्रतवो यन्तु विश्वतः। विश्व में जो भी सुंदर स्वस्थ विचार हैं उनको आने दीजिए। भद्र जो है, अभद्र नहीं, अविवेकी नहीं, अमर्यादित नहीं, ऐसे भद्र विचार जहां से आते हैं विश्व में आने दीजिए, उसको हम ग्रहण करेंगे। तो जरूरत है विचारों के बदलाव की, और इसके लिए मैं साधुवाद फिर देती हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। कल ही हमारी नई शिक्षण पद्धति अनाउंस हुई है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे जैसे बहुत अनेक लोग, लेकिन जहां जहां मौका मिला मैंने बार बार कहा कि जैसे मैं स्कूल में पढ़ी तो मेरे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, भूगोल, इतिहास, गणित, नागरिक शास्त्र के साथ संगीत, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कंपलसरी था। हमें लड़के लड़की को एजुकेशन स्कूल में पढ़ी हूं, बंबई की, लड़के लड़कियों सभी को ये करना ही पड़ता था। देयर वाज नो एक्सक्यूज, नो बंकिंग ऑफ क्लास। आप सोचिए, अब जो एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है कल, साधुवाद देती हूं। और यही मुझे लगता है कि जो विचारों में परिवर्तन वो शिक्षण पद्धति से आता है, वो घर में माता पिता के दिए हुए संस्कारों से आता है, वह हमारे सामाजिक रीति रिवाजों से आता है। और ये रीति रिवाज किस पे बने हुए हैं, किस पे आधारित है? तो फिर हम आते हैं हमारी शिक्षण प्रणाली पे, और वो वैदिक काल से जो चली आ रही थी गुरु शिष्य परंपरा, जिसके कुछ उदाहरण कैसे अद्भुत है। मैं एक अलग उदाहरण देना चाहती हूँ। ये छोटा लड़का, बच्चा 7 वर्ष का शायद, माता नदी के किनारे कपड़े धो रही है और समवयस्क बच्चों का झुंड नदी पार करके जा रहा है। और पूछा, एक को तो कह रहे हैं हम ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करने जा रहे हैं, गुरुकुल में। ये बच्चा जिद करता है, माँ माँ मैं भी जाऊंगा। बेटा जा जा। चला गया पीछे पीछे, और सारे बच्चों ने उनको गुरु ने पढ़ाना शुरू किया। ऋषि ने जब ये नया बच्चा देखा तो पूछा गया कि कौन हो, कहाँ से आए हो, पिता का नाम बताओ, गोत्र बताओ। तो कहा कि पिता का नाम तो नहीं पता, न मुझे गोत्र पता है। तो सब बच्चे हंसने लगे, खूब मजाक उड़ाई। गुरु को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, तो कहा कि पूछ के आओ। भागा भागा रोता हुआ बच्चा फिर नदी पार गया। माँ वही कपड़े सुखा रही थी। क्या हुआ बेटा? बालक ने बताया। माँ ने काम छोड़ा, बच्चे को उंगली पकड़ के हाथ पकड़ के ले गई और खड़े खड़े गुरु को नमस्कार करके कहती है, मैंने अनेक घरों में सेवा दी है, काम किया है, अनेक गृहपतियों के यहाँ। ये मेरा बालक है, ये मेरा बेटा है, मेरा नाम है जबाला और इसका नाम है सत्यकाम। मैं इतना ही जानती हूं और यही सत्य है। गुरु ने उठ के प्रणाम किया, गुरु ने उठ के प्रणाम किया, और तब से सत्यकाम जाबाली, जबाला पुत्र सत्यकाम के नाम से प्रख्यात ऋषि हो गया। ये प्रसंग 3 उसमें उपनिषदों में आता है, कठकेना और छांदोग्य। ये नदी है नर्मदा, और इसके बच्चे के नाम से नर्मदा के उस किनारे जबलपुर नगर है आज भी। सोचिए क्या घटनाएं घटी हैं हमारे इतिहास में,
जिसको हम सोचते नहीं है, इसके बारे में जानते नहीं है, जानते हैं तो आगे इसकी कोई हमें इसकी संज्ञा क्या है, इसकी दिशा क्या है, ये हमें कहाँ इसका सूत्र ले जाना चाहिए, ये समझ में नहीं आता है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पद्धति जो बदली गई है, पॉलिसी, उसकी बात से मुझे याद आया कि गुरुकुल में आपको सब हर एक चीज पढ़नी होती थी और जाके संविधा लानी पड़ती थी, सूखी लकड़ियां जंगल में जाके काट के लानी पड़ती थी, गुरु गुरु पत्नी की सेवा करनी पड़ती थी। आज तो सेवा के नाम पे मोबाइल है और गुरु के नाम पे गूगल है, विकिपीडिया है। तो ऐसे समय में ये नई शिक्षण पद्धति क्या देगी ये देखना है। लेकिन आज जब मैंने पूरा उसका विस्तृत ये वर्णन पढ़ा तो मुझे लगा कि एक सही कदम उठा है, सही दिशा पकड़ी गई है, जैसे कहते हैं ना, सही पकड़े हैं। तो ये सारी जो बातें हैं कि विचारों में बदलाव, शिक्षण पद्धति से, घर माँ बाप के संस्कार से, सामाजिक रीति रिवाजों से और न्याय व्यवस्था से, हम ना भूलें कि न्याय व्यवस्था हमारे समाज की, देश की बहुत मायने रखती है। इस न्याय व्यवस्था के तहत यदि इक्वालिटी नहीं रखी जाती तो क्या होता है, हम लोगों ने देखा है। स्विट्जरलैंड जैसे देश में अभी अभी कुछ आई थिंक 10-15 वर्षों पहले ही तो स्त्री को मतदान का अधिकार दिया गया। स्त्री को दुनिया विश्व भर में तरह तरह की इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ा है, लेकिन न्याय व्यवस्था वो है कि जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इक्विटी की बात से फिर मैं एक आपको सुंदर उदाहरण देती हूँ कि वही परिस्थिति, वही संयोग, वही समय, क्या होता है कि एक स्पर्धा है। पुराने जैसे विक्रम भोज, राजा विक्रमादित्य वगैरह के दरबारों में कवियों में स्पर्धा होती थी, ज्ञान चर्चा, ज्ञान गोष्ठी होती थी। तो इस ज्ञान गोष्ठी में दंडी, प्रख्यात कवि 10वीं शायद शताब्दी के, उनके बाद एक महिला कवि ने, स्त्री कवि ने बहुत सुंदर काव्य सुनाया, लेकिन दंडी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ी। वहां का जो पुरुष समाज था उसने दंडी को ही घोषित किया, दंडी फूला ना समाया। तो वज्जिका ने क्या कहा, सुनिए, नीलोत्पलदल श्यामाम वज्जिका माम अजानताम वृथा ही दंडिना प्रोक्त है। आखिर का पद मैं अभी बोलूंगी, पद पूर्ति करूंगी, पहले समझ लीजिए वज्जिका ने भर दरबार में क्या कहा। नीलोत्पल दल श्यामाम, मेरा वर्ण है नीलोत्पल, कुवलय, जो ब्लू लोटस की तरह जो मैं श्यामा हूं, नीलोत्पल दल श्यामाम वज्जिका माम अजानताम, मुझे न पहचानते न जानते हुए मैं वज्जिका को वृथा ही दंडिना प्रोक्त है, निरर्थक ही वैसे ही दंडी ने बोल दिया। सर्व शुक्ला सरस्वती, कि सरस्वती तो पूरी शुक्ल है, धवल है, श्वेत है, मैं साक्षात सरस्वती स्वरूपा श्यामा बैठी हूं वज्जिका, अरे वृथा ही दंडिना प्रोक्त है। आप समझ गए होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल टाइम, लेकिन समझ फेर, वहां पे इक्विटी, इक्वालिटी नहीं थी। तो वज्जिका ने तुरंत सुना दिया, हेलो सुनिए। तो ये हेलो कहने की आवश्यकता है आज, हेलो इक्विटी टू इक्वालिटी। तो मैंने आपको ये सारे उदाहरण दिए हैं। अब मैं आखिर में एक ये कहना चाह रही हूं कि आखिर यानी बिल्कुल
क्लोजिंग है मेरा। 2020 का ये 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उसका एक जो रेजोल्यूशन था, प्रोक्लेमेशन था, वो मेरे हाथ में आया तो मैंने कहा वो भी सुना दूं। जेंडर की तो बात हो गई, लेकिन दिस इज जेंडर टू जेनरेशन इक्वालिटी, महत्वपूर्ण है। जेंडर टू जेनरेशन इक्वालिटी कैंपेन शुरू हुई है। मीनिंग व्हाट, क्या अर्थ है इसका? ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल। यहां स्त्री पुरुष का मतभेद नहीं है, स्त्री नहीं करती है, पुरुष करता है, और ये इंटरनेशनल विमेन्स डे का है। ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल ऑफ एवरी जेंडर, अभी तो तीसरा जेंडर भी आ गया है, recognized by law. Bringing people together of every gender, age, ethnicity, race, religion, and country to drive actions that will create gender equal world which we all deserve. बहुत सुंदर है, मैं इसकी इतनी सराहना करती हूँ। आप भी सोचिए कि जब स्त्री बात करती है तो अकेली स्त्री की बात नहीं करती है, वो सभी की बात करती है, क्योंकि स्त्री जन्म देती है, सभी को देती है, पुरुष को भी देती है, थर्ड जेंडर को भी देती है। लेकिन पुरुष है जो अकेला अपनी बात करता है, स्त्री पीछे छूट जाती है। इतिहास में यही हुआ है। तो जेंडर इक्विटी ऑल्सो मीन्स गिविंग वुमन द टूल्स, मैंने कहा। और अब मैं आती हूं कि यही चीज पुरुष को लागू होती है। द रोल ऑफ मैन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जेंडर इक्विटी टू जेंडर इक्वालिटी में पुरुष का बहुत बड़ा हिस्सा है। समानाधिकार क्रिएट करने में पुरुष अपने आप को सशक्त करे, अपने आप को निम्न, छोटा, कनिष्ठ फील ना करे। आज भी बहुत जगह होता है कि यदि पत्नी या बहन ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई, ज्यादा होशियार है, अंक ज्यादा मिले और अच्छी नौकरी मिली, तो कचोट लगती है, मन में दुविधा उत्पन्न होती है, उससे तरह तरह की कुपरिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पुरुष में प्रबल हो जाता है छोटी छोटी बातों में, उसके साथ पुरुष को लड़ना पड़ेगा। पुरुष को अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा, सबल बनाना पड़ेगा। मात्र मसल की सबलता नहीं, मात्र योग की नहीं। इज गॉन। कम, वाज इट जूम? क्विक जॉइन। ज्वाइन करना है ना? हो गया? सॉरी, बस मैं आखिर में कर रही हूँ। जूम की यही प्रॉब्लम है कि पुरुष अपनी सद्बुद्धि से सामाजिक व्यवस्थाओं में हिस्सा ले, बदले, और रचना हूं चराचर की, मैं नारी हूं बराबर की। ये मैं कहती हूं कि रचना हूं चराचर की, मैं नारी हूं बराबर की, न पाओगे कोई अन्य। मंगल के ग्रह पे जाओ, चंद्रमा पे जाओ, शुक्र पे जाओ, वहां आपको कोई स्त्री नहीं मिलेगी, वापस यहीं आओगे। इसीलिए मैं हूं आज की कन्या। और इसी के साथ मैं आज का अपना जो भी वक्तव्य था इसको यहीं समाप्त करती हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि इतना सुंदर विषय चुना गया, फ्रॉम जेंडर इक्विटी टू जेंडर इक्वालिटी। अभी बहुत काम बाकी है, हम सब उसके हिस्सेदार हैं, हम सब इसमें जुड़े। नृत्य का क्षेत्र है जहाँ शायद एक ही क्षेत्र है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जिसमें पुरुष की घुसपैठ अब हो रही है, लेकिन परंपरागत ये स्त्री का क्षेत्र रहा है, और बाकी क्षेत्रों में तो पुरुष स्त्री सभी जुड़े हुए हैं। हमारा भारतवर्ष,
हमारा ये अद्भुत देश, हमारा ये अद्भुत संस्कृति परंपराएं खूब आगे बढ़े और विश्व को अच्छे संदेश दें, शुभ संदेश दें। शुभकामनाएं आप सबको। आप सब सबल बने, निर्भीक बने और हमारे देश के उत्थान में हाथ बटाएं। प्रणाम करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और वाकई जेंडर इक्विटी टू जेंडर इक्वालिटी एंड फ्रॉम जेंडर इक्वालिटी टू जनरेशन इक्वालिटी, mesmerizing and amazing, and thank you so much। और वास्तव में आपने जो बात रखी जेंडर इक्वालिटी को लेकर के, तो मैं खुद यही जानता हूं कि जिस तरह से आज स्त्री विमर्श पर बातें होती है तो हम देखते हैं कि जीन्स पहनने की मांग उठती है या इस तरह की मांग उठती है, तो हम कहते हैं कि ये जेंडर इक्वालिटी है। लेकिन वास्तव में जो पाश्चात्य संस्कृति है ये हमें खींचती जेंडर इक्विटी की ओर ही है। जेंडर इक्वालिटी की ओर हमें जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि डॉक्टर सोनल मानसिंह जैसे कई महान शख्सियत हैं जिनकी ये जो लंबी सी माथे पर लगी बिंदी है, इसके पीछे अगर स्त्री का छुपा हुआ त्रिनेत्र खुलता है तो वो सामंतवादी समाज को भस्म करने की ताकत रखता है। और हमारे जैसा जो पुरुष वर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है वो चाहता नहीं कि इस बिंदी के पीछे छुपा त्रिनेत्र है जो खुले। तो वास्तव में बहुत प्रेरणादायक अनुभव रहा ये। लेकिन एक विषय जो और है वो ये कि मैम ने बताया कि पारंपरिक रूप से जो नृत्य कला है वो महिलाओं का है और महिलाओं का ही गुण रहा है। और शास्त्रीय 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 नृत्य जो है, लेकिन इसी शास्त्रीय नृत्य में डॉक्टर सोनल मानसिंह जी जैसे महान शख्सियत को सिखाने वाले जो गुरु हैं वो केलुचरण मोहपात्रा जी जैसे लोग रहे हैं। तो इसमें पुरुष केलुचरण जी वर्ग के का भी पहले भरतनाट्यम मेरी सबसे पहली गुरु रही मेरी माता जी। जी। और उसके बाद मैंने भरतनाट्यम सीखा गुरु श्रीमती चंद्रभागा देवी और उनके पति प्रोफेसर यूएस कृष्ण राव। केलुचरण जी के पास मात्र 5 वर्ष में रही जी। और उसके बाद मेरे रहे जीवन पाणी जी, गौरी अम्मा, श्रीमती जयलक्ष्मी आलवा। ओडिसी अकेला नहीं है मेरा, भरतनाट्यम पहले था, फिर ओडिसी आया और छाव भी आया। लेकिन सबसे पहली गुरु मेरी माँ, जैसे आप सबकी गुरु मातृदेवो भव, सबसे पहले माँ गुरु होती है, याद रखिएगा। बिल्कुल, जब देवी अहिल्याबाई को भी जरूरत थी तब उनके ससुर ने उन्हें प्रेरणा दी थी कि आप आइए, और अगर तुम नहीं आई तो मेरा दूसरा बेटा भी मैं खो दूंगा। और वाकई में हर जेंडर जो है, यानी चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो एलजीबीटी का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो किन्नर समुदाय के लोग हों, वो सभी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। और इसी बात को समझाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर सोनल मानसिंह जी का। और अब डॉक्टर सोनल मानसिंह जी से कुछ हमारे जो साथी हैं वो सवाल करना चाहते हैं, वो अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर कल्पना सिंह जी जो हैं वो अपने सवाल यहाँ पर पूछें, और आदरणीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी इन हमारी जिज्ञासा को थोड़ा शांत करें। प्रणाम मैडम, सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ कि आप यहाँ हैं। वैसे तो अब मेरे सारे सवाल खत्म हो गए हैं, मैं तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हूँ और मैस्मराइज्ड हूँ। और मैं सोच रही थी कि शायद ये जो आप हमें बता रही हैं, शायद ये आवाज मेरे कानों में ऐसे ही गूंजती रहे, मैं ऐसे ही सुनती रहूं आपको। बहुत बरसों बाद इतना मंत्रमुग्ध हुआ है और बहुत बरसों बाद ऐसा लगा जैसे मैं बोल नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती मैडम। मैं तो विज्ञान की प्रोफेसर हूँ, विज्ञान की स्टूडेंट रही, लेकिन आपके जो शब्द थे आज इन्होंने एक तरह से एक दिशा दे दी इस जीवन को, और आपने सब कुछ शांत कर दिया यहाँ पे। परंतु फिर भी जो एक दो प्रश्न फैकल्टी की साइड से मिले हैं, कॉलेज की और छात्राओं की साइड से मिले हैं, वो उनको मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगी। हालांकि आप वो सब क्लियर हो चुका है। मैडम, सबसे पहले तो मैं जो है ये जानना चाहूंगी कि आपका जो जर्नी है ये एक इंस्पिरेशन है, आप खुद एक प्रेरणा है हम जैसी महिलाओं के लिए। मैं महिला शब्द इसलिए कहूंगी मैडम क्योंकि लास्ट में हम खुद को जब जहाँ एक साथ पाते हैं वहां हम ये पाते हैं कि आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है, आपका जीवन बहुत इंस्पायरिंग है हमारे लिए। तो क्या इसका अर्थ है, डज दिस इम्प्लाइज ऑल वर्क, एंड व्हाट आर योर सजेशंस अबाउट पर्सनल स्पेस? क्या सब काम ही जीवन में इम्पोर्टेंट है, या पर्सनल स्पेस की भी कोई अहमियत है हम महिलाओं के लिए? अरे ये कोई पूछने की बात है? कई बार
हाँ। ये कोई पूछने की बात है? महिला हो या कोई भी हो, पर्सनल स्पेस तो होनी ही चाहिए। और ये, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि वेयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग, ये प्रश्न कहाँ से उठ के आ रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं को काम में रखा गया, जन्म देने के पहले से बाद में बच्चों को बड़ा करना, पालन पोषण करना, बाकी सारे जो परिजन हैं उनका ध्यान रखना, उत्सव त्योहारों का सारा वो जो आयोजन करना, उसमें क्या खाना बनेगा क्या नहीं बनेगा, तरह तरह की चीजें महिलाओं के सर पे आ गई। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगी मैडम देवी जी, मैडम क्यों कहूँ, देवी जी, के कोरोना महामारी ने बहुत अच्छा संयोग दिया है, सुयोग दिया है, जिसमें पुरुष झाड़ू पोंछा, घर सफाई, बर्तन मांजना और रसोई, कपड़े की इस्त्री, यहां से लेके सारी बातें करना सीख रहे हैं, या सीख गए होंगे। 4 महीने हो गए, आई होप सीख गए होंगे। और ना सीखे हो तो अभी भी समय, सीख लो, क्योंकि यही चीजें बांधे रखती हैं स्त्री को। कि पहले तो होता था ना, फॉर्म भरना होता था तो पेशा, ऑक्यूपेशन, हाउसवाइफ, यानी क्या ये, अच्छा ऐसा होता था। अब है हाउसकीपर नहीं, हाउस मेकर, होम मेकर। स्त्री नहीं तो ग्रह नहीं, ग्रह नहीं तो छप्पर नहीं, छप्पर नहीं तो तुम्हारा आलम्बन कोई नहीं जीवन में। जीवन में कोई आलम्बन नहीं तो गृहिणी, होम मेकर आपकी आलम्बन स्तंभ जो है वो वही है। लेकिन अब उसको स्पेस मिलती है, मिलती है, मिलती है, मिलनी चाहिए। और यदि नहीं मिलती है तो स्त्री को करके अपनी स्पेस बनानी चाहिए। शी इज अ पर्सन, ये व्यक्ति है, उसके पास दिमाग है, बुद्धि है, उसके पास अपने स्पंदन है, अपनी संवेदनाएं हैं, अपने विचार हैं, उसका क्या करेगी? थैंक यू मैडम। आपने एक और यहाँ पे आज बात बहुत अच्छी की। आज इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपने यहाँ जो बात कही वो नई शिक्षा नीति की कही कि कल ही हमारी नई शिक्षा नीति अनाउंस हुई है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहूंगी कि आपके मतानुसार नई शिक्षा नीति में भी और अदरवाइज भी कॉलेज और स्कूल के प्लेटफॉर्म्स पे वो कौन सी वय है जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों ही, लड़के और लड़कियों के लिए इस प्रकार की जेंडर सेंसिटाइजेशन से संबंधित शिक्षा को शुरू किया जाना चाहिए? ये एक प्रश्न है जो पूछा गया है फैकल्टी के द्वारा। देखिए, शिक्षा के अंतर्गत तो जब भी होना चाहिए, मैं तो पहले कहूं कि माता पिता घर से ही होना चाहिए। मेरा विचार ये है कि घर में ही बचपन से बहन भाई में जो फर्क किया जाता है, जाता रहा है, वहीं से बात शुरू होती है। स्कूल जाना तो बाद में आता है। पहला काम है घर में, और उसके बाद आपकी शिक्षा पद्धति में देखिए किंडरगार्टन या प्री केजी और ये पोस्ट केजी और ये सब बहुत है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी जो आपके जो वो वय है, वो क्लास है कि आई वुड से बिटवीन द एजेस ऑफ 7 वर्ष की आयु से जो एक अलग वो शुरू होता है। फिर प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी फॉर गर्ल्स इज अ वेरी डेलिकेट टाइम, वेरी इमोशनल टाइम, आप सब जानते हो। मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है। पुष्पवती उसको कहते हैं, कितना सुंदर शब्द है, पुष्पवती वो होती है। the boys also they crack their voice, वो मूछें और दाढ़ी उगनी शुरू होती है। एक अलग अलग बायोलॉजिकल फीलिंग्स आती हैं, इमोशनल टर्ब्यूलेंस हो जाता है, मानसिकता में, विचारों में एक अलग नजरिया आता है सब चीज देखने का। और इस उम्र को भी बहुत संभालना पड़ता है। और इसके पहले यदि जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत प्यार से, बहुत आराम से करवाया जाए तो शायद ये जो खलबली होती है, खलबली तो होगी, लेकिन खलबली के साथ जो दुष्कर्म होते हैं, दुष्कृत्य होते हैं, जो कुकर्म होते हैं,
उसमें शायद कमी आवे, और एक रिस्पेक्ट की भावना जगे, आदर की भावना जगे, समानता की भावना जगे। तो ये मेरा अपना विचार है कि पहले घर और घर से स्कूल। तो आपको तो पहले आपके जो शिक्षक हैं उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, तभी तो जाके सेंसिटाइज कर पाएंगे। धन्यवाद। लेकिन शुरुआत हो गई है मैडम देवी जी। जी, ये शायद आज हमारा टेक अवे मैसेज भी है उन सभी टीचर्स के लिए, और वो सभी पेरेंट्स भी हैं, माताएं भी हैं, उन सभी के लिए ये एक मैसेज है कि हमें कब इन सब चीजों की शुरुआत करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं हार्दिक दवे को फिर से ये स्पेस सौंपती हूँ। हार्दिक, अगर छात्राओं के प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद कल्पना जी। और जैसा कि मेरा जो अगला सवाल है वो ये कि नृत्य जो है वो एक नैसर्गिक प्रतिभा है, कह सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी लैंगिक भेद या जातिगत भेद नहीं होता। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इसी चीज से जुड़ा है। ये पूछा है शिवांगी व्यास ने। उनका सवाल ये है कि आप जरा धीरे धीरे शब्दों के बीच में स्पेस और जोर से बोलिएगा प्लीज। जी, जो अगला सवाल है वो शिवांगी व्यास ने पूछा है। उनका सवाल ये है कि आप नृत्य की श्रेष्ठतम गुरुओं में से एक हैं। आपके शिष्यों में स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग शामिल हैं। क्या आप किसी वर्ग विशेष को नृत्य में प्राकृतिक रूप से ज्यादा कुशल मानती हैं? आपकी नजर में स्त्री वर्ग को इस क्षेत्र में किन शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है, मैं उन्हीं की बात करूंगी, क्योंकि लोक नृत्य है और जो जनजातियों के हैं वहां तो आपने स्वयं देखा होगा कि स्त्री पुरुष सारे इकट्ठे मिलके नृत्य करते हैं। शास्त्रीय नृत्य विधाएं 8 है, 8 आज की तारीख में 8 मानी गई। उसमें मैं कथकली केरल का जो है उसको हटाती हूँ। ये नृत्य नहीं है, ये नाट्य है प्रकार। फिर मैं हटा देती हूँ जो असम का है सत्रिय, यानी सत्रों, वैष्णव सत्रों से आया है, और वो सारे वैष्णव पुरुष मंक्स करते थे। आज की तारीख में कुछ महिलाएं कर रही हैं, लेकिन वो एक अलग चीज हो गई है, परंपरागत वो था। अब रहता है मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। अब मोहिनीअट्टम जो है वो नाम से ही आपको पता चलता है कि मोहिनी यानी स्त्री के लिए बना है। विष्णु के जो मोहिनी स्वरूप थे 2 बार, एक तो अमृत मंथन में अमृत बांटने के लिए, और दूसरा भस्मासुर से पार्वती और शिव को बचाने के लिए। तो मोहिनी अट्टम केरल का वो मात्र स्त्रियां करती हैं, पुरुष आज तक उसमें दखल नहीं दे सके। मणिपुरी है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, और कुचिपुड़ी है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। भरतनाट्यम स्त्री पुरुष दोनों। उड़ीसी अब पुरुष करने लगे हैं, लेकिन यदि आप देखें कि उड़ीसा के जो प्रख्यात मंदिर हैं, जगन्नाथ का पुरी में, मुक्तेश्वर, ब्रह्मेश्वर, लिंगराज, कोणार्क तो आधा खत्म ही हो गया है, लेकिन फिर भी, तो आप खजुराहो देख लीजिए, सभी जगह जो नृत्य की मूर्तियां हैं वो स्त्रियों की है। तो प्रकृति ने स्त्री का अंग इतना सौष्ठवपूर्ण, इतना सुंदर बनाया कि स्त्री भले 2 घंटा अकेली कर ले तो कर ले। हमने तो 2.5 3 घंटे अकेले किया है। रशिया के प्रख्यात बॉल्शोय थिएटर में, दुनिया भर में किया है, भारत भर में किया है। लेकिन पुरुष अकेला आधे घंटे से ज्यादा मैक्सिमम ध्यानाकर्षण नहीं कर सकेगा। ये प्रकृति की देन है स्त्री को। तो हमारे जो नृत्य प्रकार हैं उसमें कुछ विशेष ऐसे नृत्य प्रकार हैं जो स्त्री करे तो सुंदर लगता है। स्त्री जैसे मैं नटराज का नृत्य भी करती हूँ, तो उसी दशावतार में कल्कि अवतार आज तक डॉक्टर लोकेश चंद्र जी वगैरह को याद है कि सोनल जी आपका दशावतार, आपका कल्कि अवतार भूला नहीं जा सकता, हजारों और देख लिए। लेकिन जब एक पुरुष अंग स्त्री के भाव दिखाने जाता है तो बहुत ही अटपटा लगता है, बहुत अजीब लगता है। यानी साधारण, जैसे हम लोग तो उसी एक कॉस्ट्यूम जो पहना उसमें राम दिखा दिए, कृष्ण दिखा दिए, शिव दिखा दिए, कल्कि दिखा दिया, सब करते हैं।
लेकिन पुरुष एक अपनी धोती और जो भी अंगवस्त्र पहनते हैं स्टेज पे, उसके साथ यदि ठुमरी करते हैं, पदम करते हैं, जावड़ी करते हैं, कर तो लेते हैं, अष्टपदी करते हैं, राधा की अष्टपदी यदि करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। तो प्रकृति ने कुछ चीजें ऐसी बनाई है, स्त्री को ऐसा बनाया, क्या करें। तो कुछ नृत्य है जिसमें आज भी स्त्री है और बाकी पुरुष वेलकम, दे आर मोस्ट वेलकम, करें क्यों ना करें। जी, तो नृत्य एक नैसर्गिक प्रतिभा है, आप इसे मानती हैं। जो अगला सवाल है वो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। सवाल पूछा है डॉक्टर नाइमा जोर से सिद्दीकी ने। बोलिएगा। अगला जो सवाल है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा है डॉक्टर नाइमा सिद्दीकी ने, और ये सवाल महिला सुरक्षा से जुड़ा है। जी, क्या सवाल क्या है? सवाल ये है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न हेतु कानूनी नियम और प्रावधान है, लेकिन घरेलू हिंसा से बचने के लिए महिलाओं को किस प्रकार से अपने बचाव करने चाहिए? महाविद्यालय में किस प्रकार छात्राओं को यह बताया जाए कि यदि उनके साथ किसी प्रकार की घरेलू हिंसा होती है या कोई इस तरह की घटना होती है तो वो अपने बचाव में क्या कदम उठा सकती है? ये बहुत, देखिए, ये कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। मेरा मेरा अपना मत ये है कि हर एक कन्या को सेल्फ डिफेंस की सारी शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि घर परिवार में ही पहले उसको एक मजबूती देनी चाहिए, इसकी मानसिकता। देखिए, मन मजबूत तो तन मजबूत। उसके बाद मैं ये मानती हूँ कि स्कूल में भी यदि कन्या विद्यालय है तो फिर भी आप जो वो है को एजुकेशन है, फिर भी वहां पर हर एक तरीके से लड़कियों की सुविधा और उसकी सुरक्षा के प्रावधान प्रबंध होने चाहिए। इसके साथ मैं ये कहूंगी कि जैसे मैंने पहले कहा, लड़कों को शिक्षित कीजिए, लड़कों को भी इक्वली ये बताइए कि लड़कियों को छेड़ने में, उनके साथ कुकर्म करने में तुम्हारी बहादुरी नहीं है। तुमको कठिन से कठिन शिक्षा तो मिलेगी, भयंकर सख्ती से शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा देनी चाहिए। कई बार देखा गया कि धनी परिवार है, डोनेशन दे दिया, लड़का बच चला। कई जगह देखा गया कि पॉलिटिकल लीडर्स बीच में पड़ जाते हैं, इनका वो है बेटा बेटी जो भी है, वो बेटा बच गया। यहाँ पर हमको सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और अब तो जो जिन्होंने प्रश्न पूछा है बालिका ने, सोशल मीडिया बहुत सशक्त है, आप उसमें डाल दीजिए और वो मुहिम चलती है तो आप यकीन मानिए कि इसका परिणाम आता ही आता है। और चौथी बात मैं कहूंगी कि मात्र एक कन्या नहीं, लेकिन आपके जुड़ाव, आपका जो ग्रुप होना चाहिए, उसमें लड़के लड़की के सारे आपके बचाव के लिए तत्पर हो जाएं, तुरंत जुट जाएं। और आखिर में जैसे मैंने कहा कि जो अथॉरिटीज हैं, जो कॉलेज की, स्कूल की या जहाँ पर, उन लोगों को बहुत ही मैं कहूँ जागरूकता बरतनी चाहिए और इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए जो आजकल देखा जाता है, जैसे मैंने कहा। तो ये सारी बातें इकट्ठी होती हैं तो परिणाम सुंदर आता है, और एक परिणाम सुंदर आता है तो बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और एक बात और कह दूं जल्दी, एक बात और कह दूं कि ये तो कान में खोसा हुआ है, लेकिन ये जो बॉलीवुड की फिल्म्स हैं और जो टेली सीरियल्स हैं, तो लड़कियां ये सब जो, ये क्या है, ये नखरे क्या है, क्यों, वाई? तो ये यूं करके आंखें पटपट करना, ये करना, ठीक है, एक नाटक कर लो या अपने, लेकिन it gives the wrong idea that you are prepared, कि आप अवेलेबल हो, ये आइडिया मिलता है सामने वाले को। बिल्कुल। और यदि आप वो नहीं चाहती हैं, आप जिस तरीके से खड़े, जो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, तो आप ऐसे खड़े रहिए आप कि भाई हाँ तुम भी हो मैं भी हूं, तो क्या हुआ? That should be the
posture, the gesture, और आपका मन इतना मजबूत हो कि सामने वाले को देखे कि भाई इसके साथ ना, चलो आगे चलो। बहुत जरूरी है ये सारा। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरी कोई ऐसी स्टूडेंट छोटी मोटी कभी आती है ना, एक फटाक पड़ता है यहाँ पे, मैं तो नहीं छोड़ती। क्यों करना ये सब? नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहिए, आराम से कीजिए। So this is Sonal Mansingh. I'm very sorry. I don't like all that नखराज and अभी सब हो ये क्या है? अपने आप आकर्षक हो, कुदरत ने आपको आकर्षक बनाया है, उसके ऊपर आपको ये नखरे करने और अट्रैक्ट करना, फिर कहना कि उसने मेरे सामने ऐसे करके देखा। क्यों नहीं देखेगा? फिर भी लड़कों को कह रही हूँ कि you should have control over your emotions, okay, your passions. आपकी इस बात से मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है मैम, और ये एक बहुत अच्छी बात जो आपने कही कि मन मजबूत तो तन मजबूत। और वाकई में हमें बेटों को सिखाना होगा कि महिलाओं की इज्जत कैसे करें, और जिस दिन हम इसमें सफल हो जाएंगे उस दिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपने घर के हर बच्चे को सिखाएं कि हर किसी की इज्जत करें। जेंडर इक्वालिटी तो यही है। और हमारे जो अतिथि हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री हैं, वो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल नई शिक्षा नीति आई है, तो इस वजह से वो एक उच्च स्तरीय बैठक में अभी गए हुए हैं और इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाए हैं। लेकिन उन्होंने हमारी जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सोनल मानसिंह जी और कॉलेज के जितने भी प्राध्यापक और विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक संदेश भेजा है। वो संदेश मैं आप सभी के बीच पढ़ देता हूँ। जेंडर इक्विटी टू जेंडर इक्वालिटी विषय पर आयोजित वेबिनार में उपस्थित होने में मैं असमर्थ हूँ, जिसका मुझे खेद है। इस वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर सोनल मानसिंह जी जैसी वरिष्ठ कलाकारा और नेत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। कलाकारा नहीं, कलाकार और नेत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। नेत्री ना कहो भाई, नेत्री ये नहीं प्लीज। नेता इज नेता। ये वही मैंने कहा, आपने नहीं सुना कि ऋषि से ऋषि का नहीं करना। हाँ। नेता इज नेता, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जी ओके। तो कलाकार और नेता को मैं प्रणाम करता हूँ। वे स्वयं स्त्री शक्ति के उदात्त शिखर पर सफलता के परचम लहराने का सजीव उदाहरण है। इस विषय पर उनके ज्ञान से अभिभूत हैं हम निश्चित ही लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम और बढ़ा चुके हैं। महान विभूति का इतना समय मेरे पूर्व महाविद्यालय के छात्रों और प्राध्यापकों को मिला, वे इस बात के लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं चाहूंगा कि अगली बार आदरणीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी के साथ किसी मंच को साझा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी, तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद एंड शुभकामनाएं। इस पूरे उद्बोधन के बाद मैं चाहूंगा कि माधव विज्ञान महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी, वो आए और हमारे बीच एक छोटा सा उद्बोधन। ओवर टू यू डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी। नमस्ते मैम, आपकी अनुमति से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। क्या कहूँ, कुछ कहने के लिए बचा नहीं। अवाक हैं, सब कुछ लग रहा है शांत हो गया। एक दुश्चिंता और एक साहस, दोनों ही, चिंता करना लेकिन साहस नहीं जुटा पाना, दोनों के भंवर में फंसा हुआ यह समाज, विशेषकर शिक्षक समाज में आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो सीख दी, शायद वह सीख हम लोग देने में कतराते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, आरोपों से डर जाते हैं। लेकिन आपने कहा आई एम सोनल मानसिंह। लेकिन मैडम, मैं आपसे कहूँगा, मैंने आपको सुना है जब आपने कहा है कि मैं सोनल हूँ, मैं सलमा हूँ, मैं बानो हूँ, मैं राधा रानी हूँ। तो आज तो सारा जगत, सारा नारी जगत, सारी सृष्टि, प्रकृति, सभी तो नारी है। सृष्टि भी नारी है, प्रकृति भी नारी है। और सोनल, जैसा आप कहते कि कन्या वो नहीं जो कुमारी है, कन्या वो जो कनक की तरह चमक करके निकल कर आई है, अग्नि परीक्षाओं से निकल कर आई है। मुझे आपको सुनने का अवसर मिला है, विक्रम विश्वविद्यालय में भी आप उपस्थित थी। मैं वहाँ सौभाग्य से आपके दर्शन कर पाया श्रावण महोत्सव में, कालिदास समारोह में। उज्जैन का निवासी होने से लोग कहते हैं उज्जैन में निवास शायद स्वर्ग में निवास के समान है, और इसको जब आप आती हैं तो हम सार्थकता इसकी पाते हैं। और इस महाविद्यालय के मंच पर आकर आपने, मुझे लगता है कि इसको भी स्वर्णिम कर दिया है, स्वर्णमय कर दिया है। और यह महाविद्यालय भी आपको बुलाकर शायद एक अग्नि परीक्षा पास कर पाया है, उत्तीर्ण कर पाया है।
यह हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था कि हम आपको आमंत्रित कर पाते। इतना मतलब आपका आभा मंडल, मैं सोचता हूँ शायद हम लोग तो बहुत बहुत पीछे हैं और चमत्कृत हैं आज आपकी बात को सुनकर। ज्ञान की साक्षात मूर्ति पीछे आपके मूर्ति रखी है, लेकिन आप स्वयं भी सरस्वती हैं। आज हमने आपका वो स्वरूप भी देखा। उज्जैन में हम नृत्य देख पाते हैं, ऐसा सुनना, ये बातें, ये विचार, जब आप यक्षा बनकर आती हैं, कभी आप दुर्गा बनकर आती हैं, आप कहती हैं कि इतने मल्टीटास्किंग है, इसीलिए देवी को अष्टभुजा चित्रित किया, इसीलिए उसकी मूर्ति, क्योंकि वो खाना भी बनाती है, वो खाना भी देती है, दौड़ कर गाड़ी चलाती है और ससुर की सेवा करती है, और क्या क्या आप ही को केवल मैं दोहरा पाऊं। मैंने कुछ आपको सुना है और आपको कुछ गुना है, केवल इतना से कहना चाहता हूं। अभिभूत है आपका, हम ऋण है ये इस पीढ़ी पर, मैं कहूँगा केवल विद्यार्थियों पर नहीं, हम शिक्षकों पर भी, समाज पर भी, क्योंकि ये जो सुन रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कैसे एक महिला अडिग खड़ी हुई है और कैसे वो परिवर्तन लाने की जो मशाल उसने थामी, जो दीपक उसने जलाया, जिसकी वर्तिका वो स्वयं बनी, उसका प्रकाश वो मुझे लगता है कि उस हर अंधेरे कोने तक पहुंचा देना चाहती है जहां पर उसकी जरूरत है। आपने बताया कि तुलसी को गमले में मत लगाओ, उसको जड़ें फैलाने दो, उसे चिड़िया को आकाश मत समझे, वो चिड़िया को आकाश न समझे, वो आकाश को ही आकाश समझे, उसकी दृष्टि आकाश तक जाए। ये सारी बातें आपने, मैं आपके जितना ज्ञानी नहीं, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इतना शास्त्र और वेद जो आपने पढ़े हैं उनका उतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके सम्मुख कुछ कह सकूं, फिर भी एक अवसर मिला है आपसे संवाद करने का। मुझे लगता है ये जीवन की एक अविस्मरणीय, जीवन का अविस्मरणीय क्षण है, और यह क्षण जीवन की, शायद हम सबके जीवन के जो जुड़ पाए हैं आपसे संवाद के माध्यम से या केवल सुनने के माध्यम से भी, उन सभी के जीवन की यह अमूल्य निधि है जिसे हम आजीवन संभाल कर और सहेज कर रखेंगे। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि सौभाग्य से इसी महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनकी प्रेरणा, उनके प्रयत्नों से हम ये साहस कर पाए कि हम आपको बुलाते। कुछ राजनीतिक आप जानते हैं कि कुछ शासकीय चूंकि वे मंत्री भी हैं, तो उन व्यवस्थाओं के चलते वे शामिल नहीं हो पाए, और उन्होंने अपना संदेश भेजा कि मेरा प्रणाम आप डॉक्टर मानसी तक पहुंचा दें, और मैं उनके साथ कभी जरूर अवसर होगा तो हम वापस कभी साथ होंगे। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जी जो कुलपति हैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के, वे स्वयं भी, मैंने जैसे कहा कि ज्ञान स्वरूप हैं, पंडित हैं, प्रकांड पंडित हैं, ज्ञानी हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सोचता हूं कि आज का दिन शायद यह इस महाविद्यालय के इतिहास का भी एक ऐसा दिन हो गया, एक स्वर्णिम दिन ये हो गया। वही बात आएगी, मैं कहूँगा कि जो सुशोभा है इस जगत की, जो सुंदरता है इस जगत की, जो सुदृढ़ता है इस जगत की, उस सब का साक्षात रूप आप में हमने देखा है, आपको हमने पाया है। और आपकी बातें, जैसा डॉक्टर कल्पना सिंह ने भी कहा कि हमेशा कानों में गूंजती रहें, मैं कहूँगा वे हमारी आत्मा का अंश बन जाए, हमारे आचरण का अंश बन जाए, हमारी विचारणा का अंश आपकी बातें को अगर हम बना सके तो मैं समझूंगा कि हमने शायद कोई प्रयास सार्थक किया था। मैं कुछ ज्यादा कहने की, इससे ज्यादा कहने की सामर्थ्य अभी नहीं रख पा रहा हूँ, और आपका अभिनंदन, आपका आभार, मुझे संकोच हो प्रणाम रहा आपको है। करता हूँ, सादर आपको प्रणाम, सभी परिवार की ओर से, सभी प्रतिभागियों की ओर से, संपूर्ण कुल यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वह भी आपकी वाणी को सुनेगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।